हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर और फंक्शन को लेकर। वैसे तो पैनक्रियाज एक प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लेकिन क्या है कि पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट होता है। मतलब यह है कि पैनक्रियाज में दो पार्ट होते हैं। एक तो एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा होता है, लगभग 99% जो पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और 1% क्या होता है, इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो दोनों पार्ट इसके अंदर उपस्थित है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि पैनक्रियाज से एंजाइम का स्राव भी होता है और पैनक्रियाज से हार्मोन्स का स्राव भी होता है। ये पैनक्रियाज के अगर हम वेट की बात करें, भार की बात करें, तो पैनक्रियाज का जो भार होता है वो 60 से 100 ग्राम का होता है, यानी कि 60 to 100 ग्राम पैनक्रियाज का भार होता है। 60 से 100 ग्राम का क्या है पैनक्रियाज बॉडी में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पैनक्रियाज का भार इतना होता है। अगर इसके हम वर्जिन की बात करें, इट इज एंडोडर्मल इन वर्जिन, यानी कि पैनक्रियाज की जो उत्पत्ति हुई है एम्ब्रियो से, वो कहां से हुई है, एंडोडर्म से हुई है। ठीक, अगर इसके हम कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है, पिंक होता है। ठीक है, पिंक का मतलब गुलाबी, गुलाबी कलर का ये ग्लैंड है। इट इज मिक्स्ड ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि ये जो है मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब इसके बाद में सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ उपस्थित होती है, सिचुएटेड इन द बैक साइड ऑफ स्टमच इन एब्डोमिनल कैविटी। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है, जैसा कि आपको मालूम है कि अपर साइड क्या होता है, थोरेसिक कैविटी, और लोअर साइड क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी में स्टमच यानी अमाशय के बैक साइड में ये ग्लैंड जो है उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। एसिनी आर फाउंड इन पैनक्रियाज व्हिच सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि पैनक्रियाज के अंदर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एसिनी ऑफ पैनक्रियाज, ACI या नहीं एसिनी कहा जाता है। एसिनी से क्या स्रावित होता है, पाचक एंजाइम्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स वाला पोर्शन है वो आपने पढ़ा होगा, वहां से पैनक्रियाज से जो है डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, जो पाचन की क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एंजाइम कहां से निकलता है, पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से। वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर एसिनी होते हैं, जहां से ये एंजाइम स्रावित होते हैं। एसिनी फॉर्म 99% पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, यानी कि लगभग 99% जो पैनक्रियाज का पार्ट है वो किससे बना है, एसिनी से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, एसिनी से बना होता है। दीज आर एक्सोक्राइन इन नेचर। ठीक है, और ये जो एसिनी है किस नेचर के होते हैं, एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं। एक्सोक्राइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहिस्रावी। ठीक है, यानी ये किस नेचर के हैं, बहिस्रावी प्रकृति के होते हैं। These are found numerous small endocrine gland। ये कहाँ पाए जाते हैं, बहुत सारी संख्या में एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच बीच में जो है स्केटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। बिटवीन द एसिनी, यानी कि एसिनी जो है वो बहुत सारा संरचना है पैनक्रियाज के अंदर, और इन संरचनाओं के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो कि केवल 1% भाग बनाती हैं, वो एसिनी के बीच बीच में क्या होती हैं, स्केटर्ड होती हैं, फैली होती हैं। दीज स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और एसिनी के बीच बीच में जो बिखरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिनको हम स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं,
इनको हम साइंटिफिक नेम से क्या जानते हैं, इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर हिंदी में बोले तो हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस क्या है, ये साइंटिस्ट हैं लैंगरहैंस जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन कोशिकाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो 1 to 2 मिलियन सेल। ठीक है, मतलब लैंगरहैंस की कोशिकाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है, 1 से 2 मिलियन। ठीक है, 1 से 2 मिलियन इनकी संख्या होती है। दे फॉर्म ओनली 1% पार्ट ऑफ ग्लैंड, यानी कि ये केवल पैनक्रियाज का 1% भाग बनाती हैं। कौन, इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ईच इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैज 4 टाइप ऑफ सेल, हैज 4 टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं उनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। पहली कोशिका क्या है, इसे अल्फा सेल, इसे अल्फा सेल के नाम से जानते हैं। पहली कोशिका क्या है, अल्फा सेल। दीज आर लार्जेस्ट सेल, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं उनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन चारों में से सबसे बड़ी कोशिकाएं किसकी होती हैं, तो आपको बताना है कि जो अल्फा सेल है ये कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं। चारों में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अल्फा सेल होती है। अल्फा सेल की अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये कहाँ उपस्थित होता है, तो अगर हम एंडोक्राइन सेक्शन को देखें, प्रेजेंट इन पेरिफेरल रीजन, यानी ये जो है सेक्शन के किनारे किनारे उपस्थित होती हैं। दीज आर 25% ऑफ द टोटल सेल, यानी कि जो टोटल इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं उसका 25% जो सेल है वो किसका है, वो अल्फा सेल है। ठीक है, 100 में से 25% कौन सी कोशिकाएं होती हैं, वो अल्फा सेल होती है। दे सेक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन, और इन कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है कि ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन हार्मोन से यहां से स्रावित होता है। इसके अलावा दूसरा कोशिका है बीटा सेल, और ये कोशिकाएं काफी महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सबसे अधिक पाई जाने वाली जो कोशिका है उसको क्या बोलते हैं, बीटा सेल के नाम से जानते हैं। दीज आर स्मॉल सेल, ठीक है, और ये सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। दीज आर स्मॉल सेल प्रेजेंट इन सेंट्रल रीजन। अल्फा सेल कहाँ है, पेरिफेरल रीजन में है, लेकिन बीटा सेल कहाँ होता है, सेंट्रल रीजन में होता है। दीज आर अबाउट 60 to 65% पार्ट ऑफ टोटल सेल, यानी कि जो टोटल सेल है इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की उसमें 60 से 65% जो सेल्स होती हैं वो बीटा सेल ही होती है। दीज सेक्रेट इंसुलिन हार्मोन्स, और यहाँ से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, ये हार्मोन्स यहीं से स्रावित होता है। तीसरी कोशिका है डेल्टा सेल, या इसको हम गामा सेल के नाम से जानते हैं। दीज सेल आर फाउंड इन मिडिल रीजन, और ये कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती हैं, इंडोक्राइन पार्ट के मिडिल रीजन में उपस्थित होती है। दीज आर अबाउट 10% पार्ट ऑफ टोटल सेल, और कुल कोशिकाओं का ये लगभग 10% भाग को क्या करते हैं, बनाते हैं। दे सेक्रेट सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स, और यहां से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। व्हिच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, और ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स जो है ये क्या काम करता है, तो अल्फा और बीटा सेल के एक्टिविटी को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यानी कि जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन्स हैं उनका जो रेगुलेशन है वो सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स करता है। चौथी कोशिका है यप सेल, या इसको पीपी सेल कहते हैं। दीज सेल सेक्रेट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, ये कोशिकाएं जो होती हैं वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को स्रावित करती हैं।
और ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन से संबंधित होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इंसुलिन। जो इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है तो इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले इंसुलिन इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाई, यानी कि सबसे पहले इस हार्मोन्स को किसने प्रिपेयर्ड किया, तो आपको याद रखना है बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है। आर्टिफिशियली किसने प्रिपेयर्ड किया, बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसे प्रिपेयर्ड किया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन वाज गिवन बाई, यानी कि इसका जो आणविक संरचना है इंसुलिन का, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो किसने दिया, तो आपको याद रखना है A.F. सेंगर, ठीक है। A.F. सेंगर ने इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया। किसके इंसुलिन पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, काऊ इंसुलिन, ठीक है, गाय के इंसुलिन को देखकर इन्होंने उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बताया। द टर्म इंसुलिन वाज आल्सो गिवन बाई A.F. सेंगर, और जो इंसुलिन नाम है ये भी किसने दिया, A.F. सेंगर ने ही दिया, ठीक है। इंसुलिन नाम किसने दिया, A.F. सेंगर। ह्यूमन इंसुलिन, यानी कि ह्यूमन के लिए उपयोगी इंसुलिन का निर्माण किसने किया, ह्यूमन इंसुलिन वाज सिंथेसाइज्ड बाय सान, ठीक है। टी साइलेंट है, TSAN, तो इसको सान पढ़ेंगे। यानी कि ह्यूमन के लिए उपयोगी इंसुलिन का संश्लेषण किसने किया, तो आपको याद रखना है सान ने सिंथेसाइज किया, और नाम क्या दिया, ह्यूमेलिन। ह्यूमन के लिए है तो इसीलिए नाम दिया गया है ह्यूमेलिन। इसके अलावा वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड, ठीक है। यानी कि अगर हम एक मैच्योर मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन के अणु की बात करें, एक अणु की बात करें, तो उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो आपको याद रखना है 51 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं, 51 अमीनो एसिड होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीनियस नेचर का हार्मोन्स है। डाइट हैज 2 चैन। अब ये जो 51 अमीनो एसिड है कितने श्रृंखलाओं में अलग अलग है, 2 चैन होता है। एक चैन को अल्फा चैन कहते हैं, एक चैन को बीटा चैन कहते हैं, ठीक है। यानी इंसुलिन के अंदर 2 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं जिनको हम अल्फा और बीटा चैन के नाम से जानते हैं। अल्फा चैन हैविंग 21 अमीनो एसिड, और जो अल्फा चैन है वो कितने अमीनो एसिड का बना होता है, 21 अमीनो एसिड का बना होता है। एंड बीटा चैन हैविंग 30 अमीनो एसिड, और जो बीटा चैन है वो उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो उसमें 30 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो 21 और 30 कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इमेच्योर इंसुलिन, यानी कि अपरिपक्व इंसुलिन में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है या श्रृंखलाएं कितनी होती हैं, तो वो चीजें जो है अलग होती हैं। मतलब ये है कि अगर हम इमेच्योर इंसुलिन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेच्योर में कितनी श्रृंखला होती है, 2 अल्फा और बीटा। लेकिन अगर हम इमेच्योर इंसुलिन की बात करें तो उसमें 3 श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा और एक जो है प्रो इंसुलिन होता है, प्रो इंसुलिन, जिसमें अमीनो एसिड की जो संख्या होती है वो 31 होती है। बाद में जब मेच्योर होता है तो वो श्रृंखला टूट जाती है और केवल 2 श्रृंखलाएं बचती हैं, अल्फा और बीटा। ये हो गया। इसके अलावा बोथ आर बाइंड टुगेदर विथ क्रॉस बॉन्ड ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी ये सभी श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे के साथ किस बांड के द्वारा जुड़ी होती हैं, तो आपको बांड याद रखना है, यस बांड इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, यस बांड, या इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बांड के द्वारा ये अल्फा बीटा श्रृंखला आपस में जुड़ी होती है। अगर हम बात करें हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि जब इंसुलिन का स्राव हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो क्या होता है, तो हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हमारे पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से इंसुलिन का स्राव कम हो जाएगा, हाइपोसेक्रेशन मतलब क्या होता है, कम स्राव, तो क्या रोग होगा,
हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो काफी अधिक मात्रा में क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो इंसुलिन है ये क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं, चेक करते हैं, कम करते हैं। तो जब इंसुलिन कम स्रावित होगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं। या एक और डिजीज है ग्लाइकोस्यूरिया। तो एक्सक्रेटरी डिजीज हमने आपको पढ़ाया था, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब क्या होता है कि जब ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ये यूरिन के साथ में उत्सर्जित होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। या इसके अलावा पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफाइजिया, जिसको हम एक्सेसिव हंगर के नाम से जानते हैं, जिसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। इसके अलावा कीटोन्यूरिया है, यानी यूरिन में कीटोन बॉडी दिखते हैं। तो ये सब डिजीज क्या होता है, हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन से होता है। इसके अलावा हाइपर सेक्रेशन की बात करें अगर हम, कि जब इंसुलिन का ज्यादा स्राव होने लगता है तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर इंसुलिन का स्राव ज्यादा होने लगेगा तो इसको हम हाइपर सेक्रेशन कहेंगे और इससे क्या होगा, काज हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब क्या है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, आवश्यकता से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं। अगर ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसेमिया, और अगर ग्लूकोज कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम इसके अलावा अच्छा एक चीज और, अब जैसे इंसुलिन का स्राव कम जब हो जाएगा तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है बढ़ेगा, और इस रोग को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। कि क्या, किस नाम से, डायबिटीज, जिसको हिंदी में कहते हैं मधुमेह के नाम से जानते हैं। ये डायबिटीज दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और एक होता है डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। एक क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और एक क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दो प्रकार का डायबिटीज होता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में NIDDM और IDDM, ठीक है। दो है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, दो प्रकार का डायबिटीज होता है। अब हम ग्लूकागान की बात करें अगर, जो अल्फा सेल से स्रावित होता है, सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल। ग्लूकागान इज ए हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर, ठीक है। ये क्या है, एक हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है, क्योंकि इस हार्मोन्स के माध्यम से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। यानी ये इंसुलिन के विपरीत काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, और ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, ठीक है। ये इंसुलिन का क्या है, एंटागोनिस्टिक है, यानी इसके विपरीत काम करता है। द चैन ऑफ ग्लूकागान हैविंग 29 अमीनो एसिड, एक ही श्रृंखला इसकी होती है जो 29 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्लूकागान है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो 29 अमीनो एसिड से मिलकर ये बने होते हैं।